जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मैं शशांक मिश्रा आपका अपने YouTube चैनल साइंस प्रयोगशाला पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः अपनी नई क्लास के साथ लेंस मेकर फॉर्मूला में चर्चा करेंगे और आज के क्लास में मैं आपको वो महत्वपूर्ण प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। वो डेरिवेशन जैसा कि मैंने आपको बताया लेंस मेकर फॉर्मूला। तो आइए हम लोग बात करते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला पर। और लेंस मेकर फॉर्मूले की अगर हम बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, लेंस मेकर फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलों में से एक है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा भैया। तो आप ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम है हमारे पास एक लेंस को बनाना। हमने एक लेंस को लिया है बना और इसके लिए ध्यान दीजिएगा, लेंस बनाने में दो तरह के सरफेस है। एक स्फेरिकल सरफेस आपको ये दिख रहा होगा और एक गोली सरफेस ये दिख रहा होगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा एक उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस में ये हमने बना ली। अगर हमसे कहा जाए तो आप ध्यान दीजिएगा, ये हमने बना लिया है। अब इसमें हमें बनाना होगा प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष कहाँ से आएगा भैया? तो वो बीचों बीच से होकर जाएगा। तो ये रहा हमारा मुख्य अक्ष। तो आप ध्यान दीजिए, इस मुख्य अक्ष में यहाँ पर हमें बनाना होगा क्या? यहाँ हमें बनाना होगा एक ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम ले लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम ले लेते हैं भैया, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट हम लेते हैं इस जगह पर कि ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि हमारे ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरण, हमारे ऑब्जेक्ट से चलने वाली प्रकाश किरण पहले इस फर्स्ट वाले सरफेस से अपवर्तित होगी और फिर इस दूसरे वाले सरफेस से भी अपवर्तित होगी भैया। तो एक बात जरा इसमें ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो लेंस बना हुआ है कांच का बना हुआ है, यानी इसका भी अपना एक अपवर्तनांक होगा और इसका जो अपना अपवर्तनांक होगा वो कितना होगा भैया? तो जरा ध्यान दीजिएगा इस बात को कि यहाँ पर जो मीडियम लिया हुआ है इस तरफ और उस तरफ हमने, उसका अपवर्तनांक होगा nm। कितना ले लिया हमने? मीडियम का अपवर्तनांक ले लिया है nm और इस लेंस का जो अपवर्तनांक ले लिया भैया वो हमने ले लिया है nl। क्या ले लिया है? nl ले लिया है। लेंस है तो इसका अपवर्तनांक हमने nl ले लिया है और बाहर का जो अपवर्तनांक है वो कितना ले लिया है? nm ले लिया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हमारे पास इस ऑब्जेक्ट से होकर जाने वाली रेखा, इस ऑब्जेक्ट से होकर जाने वाली रेखा सबसे पहले कहाँ जाएगी? तो इस फर्स्ट सरफेस पे गिरेगी। अब जैसे ही ये इस फर्स्ट सरफेस पे गिरती है तो आप देखेंगे कि इसका माध्यम परिवर्तित हो गया है। क्या परिवर्तित हो गया है? माध्यम। अब ये प्रथम माध्यम से द्वितीय माध्यम में जा रही है। तो अपवर्तन क्या कहता है भैया? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस अपने मार्ग से विचलित हो जाती है भैया। तो इसका विचलन, अब विचलन कैसे होगा? तो विचलन के लिए हमें खींचना पड़ेगा अभिलंब। अब आप एक बात याद रखिएगा, ये वाला जो सरफेस है इसके लिए अभिलंब अगर हमें खींचना है तो इसका केंद्र इस साइड होगा। इस वजह से इसके केंद्र को हम बना लेते हैं भैया पहले। तो ई रहा हमारा केंद्र जो कि इस फर्स्ट सरफेस के लिए है। तो इस वाले सरफेस को हम फर्स्ट सरफेस कह लेते हैं, ठीक है ना। और इस वाले सरफेस को हम बोल देते हैं सेकंड सरफेस। क्या बोल देते हैं? सेकंड सरफेस बोल देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, इस वाले सरफेस के लिए अगर हम कहें तो फर्स्ट सरफेस के लिए फर्स्ट केंद्र है, इसको हम C1 कह देते हैं और इसके लिए अभिलंब बना लेते हैं। तो अभिलंब कैसे आएगा? तो आप ध्यान दीजिएगा, अभिलंब को हम खींच देते हैं इधर से और ये जाएगा इस सेंटर ऑफ, इस सेंटर से। तो आप देखिएगा सेंटर से होकर जाने वाली रेखा जो उसकी परिधि को खींचे वो त्रिज्या होती है और त्रिज्या अपने परिधि पर लंब होती है भैया। तो ये बन जाएगी आपकी लंब। अब ये हमारा अभिलंब हो जाएगा। इस लंब या अभिलंब की हम बात करें अगर तो इसके सापेक्ष ध्यान दीजिएगा, अब ये प्रकाश किरण अगर सीधे जाना चाहती, ठीक है ना, तो ये सीधे इस तरह चली जाती, लेकिन अब इस अभिलंब के सापेक्ष ये प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो अगर ये झुकेगी तो आप देखेंगे ये सीधे इस तरह जा रही थी, लेकिन अब इस तरफ झुक कर क्या हो जाएगी? ये झुक कर जाएगी। तो अभिलंब की ओर अगर झुकेगी तो आप ध्यान दीजिएगा कैसे, तो उसके लिए ये देखते हैं हम लोग कि अभिलंब की ओर अगर ये झुक कर जाएगी तो आप देख रहे हैं ये प्रकाश किरण यहां पर अभिलंब की ओर झुककर सीधे चली जाएगी। तो अगर ये सीधे जाएगी तो आप ध्यान दीजिएगा ये कहां पर मिलेगी? जाकर इस बिंदु पर मिलेगी। और इस बिंदु पर अगर हम बात करें, ये यहां से और एक सीधी रेखा हमने मानी थी यहां से जा रही है कि दो प्रकाश किरणें आपस में कहां मिलेंगी? इस बिंदु पर। तो यहां पर हमारी पहली बन जाएगी इमेज। क्या बन जाएगी भैया? इमेज बन जाएगी। अब क्योंकि आप जानते हैं कि ये लेंस की बात हो रही है तो लेंस में केवल एक सरफेस तो है नहीं जो हमारे पास इमेज बन जाए, पहले सरफेस के द्वारा इमेज बनेगी। और क्योंकि यहां पर एक और सरफेस था, दिख रहा है आपको दूसरा वाला सरफेस,
इसकी वजह से भी अपवर्तन हुआ होगा, हमने अभी इसके द्वारा अपवर्तन तो किया नहीं, तो आप ध्यान दीजिएगा इसकी वजह से भी अपवर्तन होगा, तो अपवर्तन होगा तो आप ध्यान दीजिए ये जो इमेज बनी है वो इमेज रियल इमेज बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये रियल इमेज अगर होती तो आप मुझे बताइए सेकंड के द्वारा भी तो अपवर्तन होता, तो सेकंड के द्वारा अपवर्तन करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम इस इमेज को मान लेते हैं आई डैश मान लेते हैं भैया, क्या मान लेते हैं आई डैश मान लेते हैं। अब हमें पता है कि ये किरण यहां तक गई तो है, लेकिन आपको यहां पर इस बिंदु पर ये जो दूसरा सरफेस दिख रहा है यहां से भी अपवर्तन करना है। अब अगर यहां से अपवर्तन करना है तो इस वाले बिंदु के लिए हमें क्या खींचना होगा, हमें खींचना होगा भैया अभिलंब। अब अभिलंब खींचने के लिए ध्यान दीजिएगा हम इस वाले सरफेस सेकंड सरफेस के लिए अगर बात करें तो सेकंड वाले सरफेस का सेंटर किस ओर होगा, तो इस ओर होगा। यहां मान लेते हैं कि ये रहा हमारा सेंटर, ठीक है, ये रहा हमारा सेंटर, सेंटर को हम ब्लैक कलर से बना देते हैं इधर ताकि ये रहा, और यहां वाला भी थोड़ा ब्लैक कर देते हैं, ठीक। तो आप ध्यान दीजिएगा ये हमारा सेंटर है, और सेंटर से अगर हम रेखा लेकर चलें तो आप ध्यान दीजिए वो अभिलंब का काम करती है भैया। तो यहाँ अभिलंब के लिए हमें खींचना होगा ये लाइन, और वो इस सरफेस पर अभिलंब का काम करेगी। तो ये देखिए ये है आपका अभिलंब जो कि इस सरफेस के लिए है। कौन से वाले सरफेस के लिए भैया, तो ये वाला हो जाएगा आपका सेकंड सरफेस के लिए अभिलंब। अब जैसे ही आपने सेकंड सरफेस पे अभिलंब बनाया तो एक बात आपको यहाँ पर बहुत स्पष्ट दिखेगी, वो क्या, वो ये कि अब ये प्रकाश किरण ये हमारा सघन माध्यम है और ये हमारा विरल माध्यम है। तो अगर प्रकाश किरण जब हमारी सरल से सघन में गई थी तो वो अभिलंब की ओर झुक गई थी, लेकिन इस बार हमारे पास ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। बहुत ध्यान दीजिएगा अगर हमारे पास ये मीडियम विरल माध्यम है और ये सघन है तो अभिलंब से जो प्रकाश किरण है वो दूर हट जाएगी, तो ये सीधे जाती तो इस तरह जाती, लेकिन अभिलंब से दूर हटने का मतलब क्या हो गया भैया, अभिलंब से दूर हटने का मतलब ये प्रकाश किरण ऐसे न जाकर ये प्रकाश किरण यहां पर इस तरह आकर गिरेगी भाई। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा ये प्रकाश किरण जो है अभिलंब से दूर हट जाती है, क्या हो जाती है भैया, दूर हट जाती। अब अगर ये प्रकाश किरण अभिलंब से दूर हट जाती है तो आपको एक बात बहुत कॉमन सी दिख रही होगी, क्या, कि यहां पर इसकी रियल इमेज बनेगी, क्या बनेगी भैया, रियल इमेज बन जाएगी, ठीक है। तो रियल इमेज अगर यहां बनेगी तो आप देखिएगा यहां पर है हमारा आई, तो आप ध्यान दें कि यहां पर हमारी रियल इमेज बन जाएगी आई, क्या बन जाएगी, आई बन जाएगी। तो अब इस लेंस से जो ऑब्जेक्ट की दूरी है उसको हम मान लेंगे u मान लेंगे, क्या मान लेंगे भैया, u मान लेंगे, ठीक। और जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सब पोल से ली जाती हैं, तो हमने ये मान ली है u, ठीक है। इसके बाद यहां पर जो पहली इमेज बनी थी पहले सरफेस के द्वारा इसको हम मान लेते हैं v डैश, क्या मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं। और ये बनने वाली जो इमेज थी इसके द्वारा जो डिस्टेंस है इसको हम मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं, v मान लेते हैं, ठीक है। तो ये डिस्टेंस हमारे लिए v हो गई है और ये वाली डिस्टेंस हो गई है v डैश, ठीक है ना। तो यहां पर आप एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर ये फॉर्मूला अगर हमें सिद्ध करना है तो इसके लिए इस डायग्राम का सही होना बहुत जरूरी है भैया। अगर ये डायग्राम गलत होता है तो आपका फॉर्मूला वैसे भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अब एक बात समझिए कि यहां पर जो प्रकाश किरण हमने ली पहले वो मीडियम से कहां गई, लेंस में गई, और फिर लेंस से कहां गई है, फिर मीडियम में गई है। तो यहां जो मीडियम का भी अपर्तनांक होगा इस वाले यहां पर भी हम सेम लेंगे और इसका भी मीडियम का अपर्तनांक क्या है, nm, दोनों तरफ मीडियम क्या है, सेम है भैया, दोनों तरफ मीडियम सेम है। तो अगर दोनों तरफ हमारे पास मीडियम सेम है तो ऐसी कंडीशन के लिए पहले हम प्रथम सरफेस के द्वारा अपवर्तन निकालेंगे और फिर हम द्वितीय सरफेस के लिए अपवर्तन के लिए लगाएंगे। तो अगर आपको याद हो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था गोलीय सरफेस के लिए अपवर्तन का सूत्र, तो गोलीय सरफेस के लिए अपवर्तन का सूत्र क्या होता है भैया, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r होता है भैया। तो इसी पर हम पहले फॉर्मूले पर बात करते हैं। तो किसी भी गोलीय सरफेस द्वारा जो अपवर्तन होगा वो हो जाएगा n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u एंड इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r हो जाएगा भैया। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहां पर n2 की वैल्यू क्या होती है और n1 की वैल्यू क्या होती है। n2 कहता है जहां से प्रकाश आता है उसे कहते हैं n1 और जिसमें प्रकाश आता है उसे कहते हैं n2।
इसका मतलब हमारे लिए प्रथम स्थिति में ध्यान देना भैया, ये वाला हो जाएगा n1 और जे वाला हो जाएगा n2। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए n1 की जगह हमें क्या रखना है, मीडियम, है ना, और n2 की जगह रखना है लेंस। n2 की जगह भैया लेंस का अपवर्तनांक और n1 की जगह मीडियम का अपवर्तनांक। बात समझ आ रही है? तो आप ध्यान दीजिएगा n2 की जगह हमें क्या लिखना है, लेंस का, तो ये हो जाएगा n l अपॉन v, फिर माइनस n1। अगर हम n1 की बात करें भैया तो n1 बराबर क्या हो जाएगा, तो n1 बराबर हो जाएगा मीडियम का, तो आप ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा n m अपॉन u, और ये बराबर होगा किसके भैया, तो ये बराबर हो जाएगा n2 माइनस n1 अपॉन r। यहां भी वैल्यू लिख ही देते हैं, है ना, क्यों इसको रोके हम, इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है भाई, तो इसको रोकने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर n2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास, तो nl था, तो ये हो जाएगा nl माइनस nm और अपॉन में आ जाएगा भैया r, क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या बन जाती है, ये बन जाती है फर्स्ट इक्वेशन। क्या बन जाती है भैया, फर्स्ट इक्वेशन बन जाती है प्रथम सरफेस के लिए। अब द्वितीय सरफेस में क्या हो रहा था वो देख लेते हैं। तो द्वितीय सरफेस में आप देखें तो सेकंड वाला सरफेस हमारा ये है। अब सेकंड सरफेस में आप अगर देखें तो एक बात कि प्रथम वाले सरफेस में जो हमारे पास था वो वस्तु की दूरी थी, तो इमेज जो थी वो v डैश पे बन रही थी, इसलिए इसकी जगह हम v डैश ले लेते हैं भैया, और u हमारा ऑब्जेक्ट u पे ही रखा था, और r हमने प्रथम वाले सरफेस के लिए मान लिया है r1। कितना मान लिया भैया, r1, और द्वितीय वाले सरफेस के लिए मान लिया है r2। तो एक बात ध्यान रखिएगा, प्रथम वाले सरफेस के लिए जो होगा केंद्र, ये वाली जो लंबाई होगी ये वाली r1 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी भैया, r1 हो जाएगी, क्योंकि प्रथम केंद्र की दूरी जो है वो r1 है, और द्वितीय वाले केंद्र के लिए दूरी क्या हो जाएगी, r2 हो जाएगी। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर हम लिख लेंगे r1, क्या लिख लेंगे, r1 लिख लेंगे। तो पहले समीकरण। दूसरे वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, तो दूसरे वाले सरफेस में हमारे लिए प्रकाश किरण जा कहां से रही है और आ कहां रही है, तो एक बात ध्यान देना, इस वाले सरफेस सेकंड वाले सरफेस के लिए प्रकाश किरण यहां से चलेगी और मीडियम में जाएगी, तो ये हमारे लिए n1 बन जाएगा इस बार, और ये बन जाएगा n2 भैया। तो यहां पर हमारे पास ये हो जाएगा n2 की जगह आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन v। तो अब आप ध्यान दीजिएगा इस बार इमेज कहां बनी है, तो रियल इमेज तो ये है ना दूसरे सरफेस के द्वारा, तो यहां पर हो जाएगा v पर, कहां पर बन जाएगा, v पर, तो ये हो जाएगा इस बार v, और माइनस यहां पर हो जाएगा, अब हमारे पास लिखना है n1 कौन सा हो जाएगा इस बार, वो हो जाएगा लेंस का, तो ये हो जाएगा लेंस और बटे यहां पर u। अब एक बात याद रखिएगा, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि ऑप्टिक्स में जब भी दो सरफेस के द्वारा अपवर्तन या परावर्तन कुछ भी हो रहा हो, तो जो पहले के द्वारा बनेगा जो प्रतिबिंब होगा वो दूसरे के लिए वस्तु का कार्य करेगा। तो जो पहले के द्वारा बनी हुई क्या थी, इमेज थी, वो दूसरे के लिए वस्तु बन जाएगी। तो ये वाला जो है ये हमारे लिए इमेज का सॉरी वस्तु का काम करेगी, किसके लिए, इस वाले सरफेस के लिए। तो आप ध्यान दीजिएगा, यानी u की जगह हो जाएगा v डैश, क्या हो जाएगा भैया, v डैश हो जाएगा, दूरी हम ले लेंगे v डैश। आप ध्यान दीजिएगा यहां पर तो क्या हो जाएगा भैया, यहां पर n2 माइनस n1 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम हो जाएगा भैया, ठीक है ना। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा nm माइनस nl और अपॉन में हो जाएगा r भैया, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस बटे r। अब क्योंकि दूसरे वाले के लिए हमने क्या माना था, दूसरे वाले सरफेस के लिए जो होगा उसका केंद्र इस तरफ है, तो इसको हम मान लेंगे केंद्र नंबर 2, तो ये हो जाएगी इसकी त्रिज्या भैया, कितनी हो जाएगी त्रिज्या, r2 क्या हो जाएगी, r2। तो आप यहां पर ले लेंगे r2, क्या ले लेंगे, r2 ले लेंगे। तो अब आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास दो समीकरणें आ चुकी हैं भैया, क्या आ चुकी हैं, दो समीकरणें, और ये वो जो समीकरणें बनी है ये कल वाले फॉर्मूले से ही बनी, क्योंकि कल वाला फॉर्मूला आपको याद होगा, मैंने आपको सिद्ध करके दिखाया था, स्फेरिकल सरफेस के द्वारा यानी गोलीय सरफेस के द्वारा आपको अपवर्तन मैंने बताया था, उसी फॉर्मूले से हमने दो इक्वेशन बनाई। अब लेंस मेकर फॉर्मूला कहता है कि इन दोनों से मिलकर लेंस बना है, तो क्यों ना इस समीकरण और इस समीकरण को हम मिला दें, क्योंकि इसके द्वारा होने वाला अपवर्तन और इसके द्वारा होने वाला अपवर्तन ही तो फाइनल इमेज बना रहा है। तो हमें फाइनल इमेज की अगर बात करनी है
तो हम इन दोनों समीकरणों को क्या कर देंगे भैया, जोड़ देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ देते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, हम एक और ले लेते हैं स्लाइड, और इसी के साथ यहां देखिएगा कि आपको अगर हम कहें तो यहां पर पहली इक्वेशन आपके लिए क्या थी भैया, एक बार लिख लेते हैं हम फिर से दोबारा से। तो यहां हो जाएगा आपका NL अपॉन V डैश, NL अपॉन V डैश, और ये हो जाएगा माइनस NM अपॉन U इज इक्वल टू N2 अपॉन N1, सॉरी N2 माइनस N1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा NL माइनस NM और अपॉन में आ जाएगा भाई R1। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो ये हमारी थी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो वो थी NM अपॉन V और माइनस यहां पर आ जाएगा NL अपॉन U, तो U की जगह हमने रखा था V डैश, ध्यान रखिएगा, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर ये आ जाएगा आपका NM माइनस NL अपॉन R2। ठीक है भैया, ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब आप ध्यान दीजिए, इन दोनों को हमें क्या कर देना है, जोड़ देना है। क्या कर देना है भैया, जोड़ देना है। तो आप ध्यान दीजिएगा, जोड़ने में क्या होगा, जोड़ने में ये वाला टर्म आपको दिख रहा होगा किसका, प्लस का, और यही सेम टर्म हमको दिख रहा है माइनस का। तो भैया प्लस और माइनस हो जाते हैं कैंसिल, क्या हो जाते हैं, कट्टम कट्टा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इनको हम काट देते हैं आपस में। तो यहां पर हमारे पास क्या बच जाएगी, ये बन जाएगा NM अपॉन V माइनस NM अपॉन U इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, तो आप देखेंगे NL माइनस NM अपॉन R1 हो जाएगा। और क्योंकि हमें जोड़ना है तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन आपस में जुड़ जाएगी, तो प्लस क्या हो जाएगा, ये NM माइनस NL अपॉन ये हो जाएगा भैया R2। तो एक बात आप जरा ध्यान दीजिए इसमें, इस सॉल्यूशन में, कि हमारे पास इस इक्वेशन में NL माइनस NM लिखा हुआ है और इधर लिखा हुआ है NM माइनस NL, जस्ट इसका उल्टा। तो अगर आपको याद हो कि हम क्या कर सकते हैं इसमें, तो हम कर सकते हैं भैया यहां से माइनस कॉमन, क्या कर सकते हैं, माइनस कॉमन कर सकते हैं। अगर हम इसे माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये वाली संख्याएं जो है पलट जाएंगी। क्या हो जाएंगी भैया, पलट जाएंगी। इस बात को आप जरा समझना चाहें तो ऐसे मैं आपको समझा सकता हूं कि अगर हमारे पास लिखा हुआ है 2 माइनस 3, तो अगर हम इससे माइनस कॉमन कर लें तो आप ध्यान दीजिएगा, इसको 3 माइनस 2 लिखा जा सकता है, 3 माइनस 2 लिखा जा सकता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, वैसे ही यहां पर भी हम करेंगे छोटा सा मैथमेटिकल टर्म, क्या वो देखते हैं। तो यहां पर हम इसमें माइनस कॉमन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम अपॉन V माइनस, यहां भी आ जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो यहां से हम कॉमन कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, ठीक है ना, ताकि आसान दिखे। तो यहां से हम जैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम करेंगे कॉमन, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, अंदर क्या बन जाएगा, तो अंदर का इक्वेशन आपको बन जाएगा ब्रैकेट में 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U और ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहां पर हो जाएगा NL माइनस NM और यहां से अपॉन R1 हो जाएगा, माइनस कॉमन करिए तो अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा NL माइनस NM अपॉन R2। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस इक्वेशन को कर लेंगे कॉमन, NL और NM, NL और NM ये दोनों कॉमन है यहाँ पर, तो कॉमन कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, NL माइनस NM अगर हम कॉमन कर लें तो अंदर बच जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 बच जाएगा भैया, ये हो जाएगा ना। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NM ब्रैकेट में 1 अपॉन V माइनस का 1 अपॉन U हो जाएगा भैया, ठीक है ना। यहां तक कि आपको समझ आ गया होगा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक। अब हम चलते हैं इसके आगे की ओर। तो यहाँ पर इस NM को हम भेज देंगे कहाँ, इधर। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास NM
ठीक है ना, ये देखते हैं। तो यहां आ जाएगा आपका NM एम ब्रैकेट में 1/v माइनस का 1/u ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहां कितना था भैया, तो ये था आपका NL माइनस NM, है ना, NL माइनस NM था। तो आप ध्यान दीजिएगा कि NL माइनस NM की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, NL माइनस NM, और यहां से बचा क्या था हमारे पास, तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 था। अब NM को हम नीचे भेज देते हैं, तो ये 1/v माइनस का 1/u, NM नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा NL माइनस NM अपॉन NM, और यहाँ पर आप देखिएगा तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2। तो आप ध्यान दें कि यहाँ से अगर हम इन दोनों को अलग अलग दे दें तो ये हो जाएगा NL अपॉन NM, क्योंकि ये इसके अपॉन में तो इसके भी अपॉन में होगा, तो माइनस ये हो जाएगा NM अपॉन NM, है ना भैया। तो आप ध्यान दीजिएगा NM और NM कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि बचा क्या हमारे पास, तो इधर बच जाएगा 1/v माइनस का 1/u, तो ये हो जाएगा 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा NL अपॉन NM, ठीक है ना, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 1, और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ आ जाएगा आपका 1/R1 माइनस 1/R2 हो जाएगा भाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या आ गया है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1। एक बात याद रखिएगा, बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा कि मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 मान लेते हैं, तब ये वहां पर मानते हैं कि NL माइनस 1 की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा N माइनस 1, क्या लिखे मिलेगा, N माइनस 1। तो एक्चुअल में आप याद रखिएगा वहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मीडियम को 1 मान लेते हैं, है ना, और ऐसी जगह पर दिक्कत तब आती है जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और मीडियम में अगर हमें कोई और मीडियम दिया गया, एयर ना दिया गया, तब क्या करेंगे हम, तो हमें ये याद नहीं रहता कि आखिर नीचे कौन सा हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है और ऊपर कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखना है। इसलिए इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, मैं आपको ये पूरा ही बताऊंगा कि यहाँ पर मीडियम को मैंने 1 नहीं माना है, मैं आपको बताऊंगा कि लेंस का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे लिखना है। बात समझ आ रही है। तो इसके लिए अब यहाँ पर आ गया है 1/v और माइनस 1/u, इसको कैसे रिप्लेस किया जाए, तो एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत प्यार से सुनिएगा, वो क्या, वो ये कि अगर मैं आपसे कहूं, ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूं कि हमारे पास कोई वस्तु है, ठीक है ना, अगर वह वस्तु कहां रख दी जाए भैया, अनंत पे रख दी जाए, कहां रख दी जाए, अनंत पे रख दी जाए, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है हमारे पास, जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो कहां बनता है भैया, तो वो प्रतिबिंब बनता है हमारे पास उसके फोकस पर, कहां बनता है, फोकस पर। तो अगर हम u बराबर मान लेते हैं इन्फिनिटी, क्या मान लेते हैं, इन्फिनिटी, तो आप ध्यान दीजिएगा कि हमारे पास 1/f बराबर होता है फॉर्मूला, 1/f बराबर 1/v, या माइनस का, या ऐसे ना लेकर, ध्यान दीजिएगा, अगर हम कहें कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन के लिए 1/v माइनस का 1/u इज इक्वल टू NL अपॉन NM माइनस 1, और ब्रैकेट में 1/R1 माइनस 1/R2। अगर इसमें हम ये कंडीशन लिखते हैं तो इसके लिए v बराबर कितना होगा भैया, तो आप कहोगे इन्फिनिटी, सॉरी कहाँ बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह अगर हम लिख दें तो 1/f बराबर माइनस 1/u, u जगह इन्फिनिटी हो जाएगा भैया, और बराबर हो जाएगा किसके, तो लाइए इसका कलर कर देते हैं थोड़ा चेंज, और ये हो जाएगा बराबर NL अपॉन NM माइनस 1 अपॉन, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/R1 माइनस 1/R2, ठीक है। अब ये 1/infinity 0 हो जाएगा, इसलिए 1/f बराबर आ जाएगा NL
अपॉन एन एम माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2 एंड दैट इज द रियल लेंस मेकर फॉर्मूला। रियल लेंस मेकर फॉर्मूला। अब एक बात और याद रखिएगा, कुछ टीचर आपको बताते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला ये होता है, ये भैया 1 अपॉन एफ बराबर 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू। एक बात याद रखिएगा भैया, ये केवल और केवल थिन लेंसेज के लिए लगता है। किसके लिए? थिन लेंस के लिए लगता है, मतलब पतले पतले लेंसों के लिए लगता है। एक बात याद रखिएगा कि क्लास 10 तक की तो बात बिल्कुल सही थी कि वहां पर हमें जो लेंस दिया जाता था वो हमेशा पतला ही मानते थे। है हमारे पास लगभग इंटर में भी 90% थिन लेंसेज की ही कहानी, लेकिन यहां पर जो हमें क्वेश्चन दिए जाएंगे वो इस लेंस मेकर फॉर्मूले पे दिए जाएंगे। तो असली लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा ये रहा भैया, क्या रहा? ये फॉर्मूला रहा। बात समझ आ रही है आपको? तो ये हमारे पास आ गया है लेंस मेकर फॉर्मूला 1 अपॉन एफ बराबर NL अपॉन NM माइनस 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जैसा रूप आपको देखने की आदत पड़ गई है किताबों में कि यहाँ पर n-1 होता है भैया, ये आपने क्या कर दिया है, आपने तो NL अपॉन NM लिख दिया है। तो वो कैसे आता है मैं आपको ये समझाता हूं। एक बात यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर वो आया कैसे, उस बात के लिए मैं एक और स्लाइड लेता हूं और आपको बताता हूं कि जो अभी आपने निकाला 1 अपॉन एफ बराबर कितना आया था, NL अपॉन NM माइनस 1 ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस का 1 अपॉन R2, ठीक है। यहां पर अगर आपको इसको लिखना हो तो आप कैसे लिख सकते हैं हम? तो 1 अपॉन एफ बराबर, याद रखिएगा ये दिखा रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लिया गया है? मीडियम के सापेक्ष। जो नीचे लिखा होता है उसके सापेक्ष होता है, जो ऊपर लिखा होता है उसका अपवर्तनांक होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है लेंस का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? मीडियम के सापेक्ष। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं भैया, इसको हम लिख सकते हैं कि लेंस का अपवर्तनांक है मतलब एन एल और ये एम। तो आप ध्यान दीजिएगा माइनस का 1, यहां पर ये आपको दिख जाएगा 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन R2। तो इसी को लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष, इसी को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं बराबर n के। किसके लिख सकते हैं? n के। तो यहां पर इसी चीज को n मान लिया जाता है, तो हम यहां लिख देते हैं 1 अपॉन एफ बराबर n माइनस 1, अब ब्रैकेट में 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। लेकिन मैंने आपसे ये वाला पहले क्यों नहीं बताया? वो इसलिए क्योंकि भैया एक बात आप बहुत प्यार से समझिए कि आप यहां से ये नहीं पता कर सकते कि ये जो अपवर्तनांक लिखा है वो किसके सापेक्ष किसका है। क्या आपको यहां से पता चल रहा है ये बात? तो ये बात आपको यहां से पता बिल्कुल नहीं चल रही है कि यहां पर अपवर्तनांक किसके और किसके बीच की बात कर रहा है। लेकिन इस वाले फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है कि लेंस का अपवर्तनांक माध्यम के सापेक्ष की बात कर रहा है, मतलब लेंस का अपवर्तनांक ऊपर लिखा जाएगा और माध्यम का अपवर्तनांक नीचे लिखा जाएगा। नहीं, जब क्वेश्चन में दिया जाता है ना तो हमें क्या करते हैं कि हम ज्यादातर कोशिश करते हैं कि मीडियम को ऊपर लिख देते हैं, लेंस को नीचे कर देते हैं और हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमें लगता है हमने सब कुछ तो सही किया था, फिर गलत कहाँ हुआ? तो गलती यहाँ होती है कॉन्सेप्ट में। कॉन्सेप्ट हमारा अगर क्लियर है तो कहीं पर भी कोई गलती होने वाली नहीं है भैया। तो ये हो गया हमारा आज का लेंस मेकर फॉर्मूला। और इसी के साथ अब हम आगे की कहानी में आते हैं। तो लेंस के बाद जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है प्रिज्म, रे ऑप्टिक्स में प्रिज्म। तो हम प्रिज्म की बात करेंगे आपसे कल। आज का वीडियो कुछ छोटा हुआ, कुछ देरी हुई जिसके कारण ये कुछ छोटा रिकॉर्ड हो पाया है, लेकिन अब समय हो चुका है बहुत, है ना, रात्रि है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करना चाहेंगे आपके साथ, लेकिन कल हम प्रिज्म के और बहुत से बेहतरीन क्वेश्चन भी करेंगे और उसके डेरिवेशन भी करेंगे। एक ही क्लास प्रिज्म का काम तमाम कर देंगे भैया, ठीक है ना। तो आज के लिए हम अपनी बात को यही रोकते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज की क्लास आपको शेयर करनी है, लाइक करनी है और कमेंट भी करनी है भैया। तो एक बार दबा के ठोक दीजिए शेयर और आज की क्लास को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।